देखो हमने क्वेश्चन 1 2 3 खत्म करने के बाद फोर्थ में जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि इसमें स्टॉक रिजर्व अलग से सॉल्व करना है। सर क्या बोल रहे हो? यस, currently we are preparing in this question sir different kind of account. For example, branch stock account, branch adjustment account, P&L account, branch debtors account, ऐसे अलग अलग अकाउंट बनने वाले आपके। और रिसेंट पेपर उठा के देख लो आप लोग, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 प्लीज अच्छे से करना, इग्नोर नहीं करना। थोड़ा टाइम जाएगा बट डेफिनेटली मैं आपको एट द एंड तक हर एक चीज क्लियर करके दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन है फोर्थ वन। तीन सन्स का एक बिजनेस है वेयर इट सेंड गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कॉस्ट प्लस 50% दिया है, मतलब यस इसमें हमें रिजर्व कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने अभी बताया। फिर आगे लिखा है वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड हेड ऑफिस। सी लिमिटेड आपका हेड ऑफिस है, सारे अमाउंट इन रुपीज में है। आपको डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ ये 1 2 3 4 अकाउंट बनाना है। मैं अलग से एक अकाउंट और बनाऊंगा दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। क्यों आपको समझेगा क्वेश्चन के एंड तक। और मैं कहूंगा जब ये 3 4 चीज अकाउंट बनाना पड़े आपको तो हमेशा कैश बुक भी बना दिया करो, क्लैरिटी मिलता रहेगा। तो हम सबसे पहले ये देखो सारे अकाउंट्स रेडी करेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ये एचओ रहेगा, आप एचओ का नाम लिख सकते हो। ब्रांच स्टॉक ऑलवेज इसमें जितने डेटा रहेंगे सब कुछ आईपी रेट पे होना चाहिए, इनवॉइस प्राइस पे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सारे लोडिंग रहेंगे वो सब इस बार एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड होगा। जब हम सिर्फ ब्रांच बना रहे थे तो ओपनिंग यहां लिखा, उसका लोडिंग यहां लिख रहे थे ना, वैसे ही यहां पे ओपनिंग स्टॉक यहां पर आएगा तो उसका रिजर्व यहां पर आएगा। है क्लियर? तो स्टॉक में सिर्फ स्टॉक ही दिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जिस रीजन से स्टॉक इंक्रीज, जिस रीजन से स्टॉक डिक्रीज, वो ही सब इसमें आपको रिकॉर्ड होगा। और उन सब का लोडिंग यहाँ पे आने वाला है, सारे एडजस्टमेंट हमें इसमें सॉल्व करने हैं। then मैंने कहा ब्रांच प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन ने पूछा, जिससे हमारा नॉर्मल फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस होता है, कुछ वैसे ही प्रॉफिट लॉस है, जितने एक्सपेंसेस इनकम रहेंगे वो सब यहाँ पर आएंगे। ब्रांच डेटर्स जो हमने हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या बाकी टॉपिक में डेटर्स पढ़ा है, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, क्रेडिट, सेल, कलेक्शन, वही कंटेंट है, कभी अलग नहीं होता ये। फिर ब्रांच कॉस्ट, सिर्फ ब्रांच वर्ड इनकी ब्रांच के डेटर्स के बारे में बात करें उतने करीब फर्क है। वैसे ब्रांच कैश और यहां पे हम कुछ वो लोडिंग वाले कैलकुलेशंस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सर सबसे पहले क्वेश्चन में स्टॉक अकाउंट 40,000 यहां पे आ गया सर हमारा। ये स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी है तो टू स्टॉक नहीं लिखना है, यहां पे अगर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ऑलरेडी ये रियल अकाउंट है तो ओपनिंग हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया 40,000 से, ठीक है। यहां पे आ गया सर 40,000। फिर उसके बाद डेटर्स, ये डेटर्स अकाउंट में चले जाएगा 36,000 का। डेटर्स अकाउंट में चले आइए किधर गया, हम लोग तो इधर आना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। डेटर्स चले जाएगा यहाँ पे। ए वेट, एक गलती हुई हमसे, पता है क्या? पता है क्या मैंने अभी अभी एक गलती किया, पता है क्या? रुको बताता हूं, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, मैंने लिखने पहले 36। जरा क्वेश्चन पे फिर से आना। यहां पे लिखा है स्टॉक एट कॉस्ट, स्टॉक एट कॉस्ट 40,000। और मैंने अभी अभी डिस्कशन में समझाया कि यहां जो है सब कुछ हमें आईपी में चाहिए और ये कॉस्टिंग वैल्यू, मतलब ये नहीं चलेगा, हमें इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं नीचे वर्किंग में आता हूं। यहां मुझे मालूम है कि हमेशा हमारा जो इक्वेशन होता है सर, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन चेक करो, बोला है कॉस्ट प्लस 50%, प्रॉफिट आपका 50% बोल के दिया है, कॉस्ट प्लस है तो कॉस्ट 100 हो गया, तो आईपी कितना हो गया सर 150। अब जो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है सर वो कॉस्टिंग पे है, हमें आईपी चाहिए, तो ओपनिंग यहां लिखता हूं। कॉस्टिंग आपका 40,000 दिया है, वही है ना? कॉस्टिंग आपको 40,000 दिया है, बरोबर ना? हाँ सर, हमें इसको आईपी में चाहिए, मतलब मुझे ये अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो 100 इज इक्वल टू 40,000, तो 150 कितना, क्या करोगे 40,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 150 कीजिए, आपको सामने आपका अमाउंट मिल गया 60,000। तो ये तो रिजर्व भी निकाल के रख दो, जब जरूरत पड़े तब इसका यूज करेंगे।
टेक फॉरवर्ड कैलकुलेशन 60 आपका ओपनिंग आईपी प्राइस हो गया, तो 60 यहाँ पे हम लिख देंगे। चलो, जो गलती हुई तो सुधार लिया हमने। ऐसी गलती अगर आपसे हुई तो सुधार लिया करो, वरना मार्क्स कट जाएगा यार। हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड के लिए कैश अकाउंट हमने बनाया, तो कैश अकाउंट का ओपनिंग 10,000 आ जाएगा। कैश अकाउंट का ओपनिंग यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस ड्रॉट डाउन, क्या अमाउंट है सर 10,000 का, ये आ गया 10,000। ओके, फिर उसके बाद एक गुड सेंड टू ब्रांच, जब गुड सेंड किया जाएगा डेफिनेटली स्टॉक इंक्रीज होगा, बरोबर। मतलब उसका एंट्री क्या हो सकता है सर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट एट 198 पे है, आईपी प्राइस पे ही है, तो स्टॉक के डेबिट में आ जाएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा। याद रखने तरीका, इंक्रीज डेबिट में, डिक्रीज क्रेडिट में की एसेट्स अकाउंट। तो यहां पे आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये क्वेश्चन समझ लीजिए तो ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो नेक्स्ट सम रहेगा वो बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट सम में करेंगे कुछ कैलकुलेशन से, आई थिंक उसमें लिस्ट प्राइस वगैरह है, तो वो कंफ्यूज अगर ये नहीं समझा यहाँ पे। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट सारा पोस्टिंग समझ लीजिए अच्छे से आप। तो गुड सेंड टू ब्रांच का अमाउंट कितना है सर, 1,98,000। ओके, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल्स की बारी है। अब देखो, सेल्स भी ध्यान रखना हमें आईपी में ही चाहिए। क्वेश्चन में बोल के दिया कि जितना भी हम सेंड कर रहे हैं 50% पे, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ये प्रिपेयर करना है, और सोल्ड कौन से रेट पे कर रहे हैं कुछ बताया नहीं है, तो वी एज्यूम कि आईपी पे ही सोल्ड हो रहा है। इसलिए कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की वजह से हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा, इसलिए स्टॉक काउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, और अदरवाइज यू कैन से एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, कैश सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ये एंट्रीज आप लिख सकते हो। तो अगर जर्नल एंट्री पूछा तो भी इस तरीके से आप एंट्री बना सकते हो। तो बाय कैश अकाउंट, ये सेल्स है, यहां पे बाय डेटर्स अकाउंट, ये भी सेल्स है। डेटर्स के सामने सेल्स लिखा मतलब क्रेडिट सेल्स, कैश के सामने सेल्स लिखा मतलब कैश सेल्स है। दोनों का अमाउंट दिया हुआ है अलग अलग, 54,158, 54,000 एंड 1,58,000, यही है ना। हाँ सर, हमने दोनों भी अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, कैश अकाउंट भी है, डेटर्स अकाउंट भी है। यहाँ क्रेडिट में है तो वहां पे डेबिट में आएगा। चलिए, कैश के डेबिट में 54,000 आ जाएगा, कैश के डेबिट में 54,000 यहाँ पे टू स्टॉक अकाउंट के नाम से। सर आपने क्रेडिट सेल किया है ना, तो सेकेंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में भी आएगा। बरोबर है क्या, डेटर्स में जाएंगे, यहां पे जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, इसी को हम कहते हैं सर हमेशा सेल्स वाला पार्ट। जो चार चीजें हमेशा डेटर्स में देखने मिलता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स और कैश एंड बैंक। ये था 1,58,000। ओके, तो देखो हमने ये सब पोस्टिंग कवर कर लिया। अब नॉर्मल लॉस की बारी है। नॉर्मल लॉस मतलब स्टॉक डिक्रीज होगा, दैट इज स्टॉक के क्रेडिट में आएगा 4,000। इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, आगे समझाऊंगा मैं एडजस्टमेंट में एंट्री करते टाइम पे। तो बाय नॉर्मल लॉस। फिर अब आते सेल्स रिटर्न टू ब्रांच। सेल्स रिटर्न मतलब टू ब्रांच, मतलब अगेन सेल्स रिटर्न हुआ है मतलब ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज होगा, तो डेबिट में आएगा 6,000, डेबिट में आएगा 6,000 डेटर्स के नाम से। क्यों, क्योंकि कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। कितने का अमाउंट था, 6,000। इसका जर्नल एंट्री क्या बन सकता है सर, जर्नल एंट्री के थ्रू भी कर सकते हो आप, जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेटर्स डेबिट में लिखा है तो डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा, डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा सर 6,000 बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में रिटर्न दिखा। चलो, तो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। बैड डेट सिर्फ और सिर्फ डेटर्स में जाएगा सर 400 का। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस भी ड्रॉ किया, बरोबर सर। यहां पे पहले तो बैड डेट्स आ जाएगा,
अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर बैड डेट्स का 400, वो आ गया सर। प्रॉफिट एंड लॉस भी ड्रॉ किया है, एक तरह का लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी आएगा बैड डेट्स, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा टू बैड डेट्स 400 का है ना, हाँ सर। के बाद कैश रेमिटेंस टू एचओ, कैश रेमिटेंस टू एचओ। अब देखो ये तो मुझे मालूम है सर हमारा डेटस में आएगा, पहली बात। सेकंड इफेक्ट सर कैश भी जाएगा ना, पैसा बढ़ेगा कैश का। चलो उससे चलते हैं, वहाँ कितना है 1,60,000। हम चलते हैं हमारे पहले डेटस में ही आ जाते हैं। कैश रेमिटेंस क्रेडिट में आएगा बाय कैश बैंक, याद आ रहा है क्या? एंट्री क्या हो सकता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट 1,60,000। नेक्स्ट नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। फिर है एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। एचओ ने 10,000 का पेमेंट किया है, एचओ ने पेमेंट किया है सर, तो ये तुम्हारा ब्रांच अकाउंट में आता है, फिलहाल हम लिख नहीं रहे इसमें। फिर कैश क्लोजिंग है 12,000, कैश का क्लोजिंग है 12,000, मतलब क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। उसके बाद सर स्टॉक का क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग है, स्टॉक 54,000 है और आईपी पे ही है, कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक आईपी पे ही दिया है, तो यहाँ पे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन स्टॉक का क्लोजिंग है 54,000। फिर वैसे डेटस का क्लोजिंग है 60,000, डेटस का क्लोजिंग 60, मतलब यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60। डन, सारा पोस्टिंग हो चुका है। अब हम एक काम करते, पहले लोडिंग वाला काम भी खत्म कर लेते हैं ना। मुझे मालूम है कि हमेशा लोडिंग निकलता है, एक ओपनिंग में, एक गुड सेंड टू ब्रांच में, एक क्लोजिंग में और एक रिटर्न्स में। सर हमने ओपनिंग का पहले ही सॉल्व कर दिया है। गुड सेंड टू ब्रांच क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 1,98,000, वेरीफाई कर लो फटाफट फटाफट। हाँ सर, उसके बाद क्लोजिंग भी क्वेश्चन में कितना है 54,000, 54,000। सबसे बड़ी गलती हम कर सकते हैं वो नहीं करनी है सर, रिटर्न्स में नहीं आए, क्यों? हमें जो रिटर्न देखना है वो एचओ एंड ब्रांच का देखना है, समझा? ब्रांच अपने डेटा से रिटर्न ले रहा है, वो उस पर लोडिंग हमें कैलकुलेट यहाँ नहीं करना है, ध्यान रखना इस बात को। तो इस बार इस क्वेश्चन में तीन ही रिटर्न आने, तीन ही लोडिंग आने वाला है। चलो पहला 1,98,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 50, कितना आ गया बोलो 66,000। फिर 54,000 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 18,000। बराबर है, बराबर है क्या सर? ये जो दोनों है डेबिट में लिखा हुआ होता है तो अपोजिट मतलब क्रेडिट में जाएगा, और ये क्रेडिट में होता है इसलिए डेबिट में आएगा। चलते हम हमारे रिजर्व वाले पार्ट में, दैट इज एडजस्टमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा सर हमारा टू क्या था हमारा, हाँ क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आएगा पहले। तो क्लोजिंग स्टॉक सर रिटर्न्स तो है नहीं इस बार, डेबिट में आ जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक पे रिजर्व, दो रिजर्व था, फिर बाय वो क्या था, हाँ गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है। इन तीनों का अमाउंट लिख लीजिए, रिटर्न इस बार है नहीं, 20, 66, 18, ये क्लोजिंग पे 18 तो उससे नीचे था वो, फिर ये 20 था और ये 66 था। चलो अभी वन बाय वन चेक करते हैं कहीं कुछ पेंडिंग है क्या हमारा। सर देखो यहाँ पे हमने ओपनिंग लिख दिया, गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रांसफर हो गया, ये सब कंप्लीट। अब इसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट मुझे क्रेडिट में दिख रहा है, प्लस आके देखिए 54,000 प्लस 1,58,000 प्लस 4,000 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 2,70,000। फिलहाल मुझे 2,70,000 राइट है ना, ये फिर से करो जरा, 54,000 प्लस 1,58,000 प्लस 4,000 प्लस 54,000, नहीं हाँ 2,70,000 राइट है ना, तो गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग?
नॉर्मल लॉस का क्या अमाउंट है? ओ, एक गलती और सर, नॉर्मल लॉस एट कॉस्ट दिया है, वी वांट एट आईपी प्राइस सर, आईपी प्राइस। देखो देखो सर, नॉर्मल लॉस जो है ना वो भी करना पड़ेगा यहाँ पे। नॉर्मल लॉस हमें दिया है कॉस्ट पे 4000, हमें आईपी चाहिए सर। 4000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 150, दैट इज 6000। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 नहीं 6 आएगा। चलो ये छोटी छोटी गलती को एग्जाम में याद रहेगी। तो ये 54,000 प्लस 1,58,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 इज इक्वल टू 2,72,000। वो इधर आएगा, इसमें से माइनस करो 60,000 माइनस 1,98,000 माइनस 6,000, यह आपका बैलेंस आ जाएगा 8,000। एंड बचा कुछ और सब बैलेंस ट्रांसफर होगा एडजस्टमेंट के अंदर। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 8,000। अभी इसमें एक चीज और बचा है, वो है नॉर्मल लॉस। देखो 2 लिखा बट लिखा नहीं मैंने। टू नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस में कोई लोडिंग निकालना नहीं है। नॉर्मल लॉस तो पूरी तरीके से लॉस है, इसमें कोई हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन अलग कर ही नहीं सकते, सोल्ड वो ही नहीं है। तो नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट जो सेल वैल्यू रहेगा ना, दैट इज आईपी वैल्यू। नॉर्मल लॉस का जो आईपी वैल्यू रहेगा पूरा का पूरा आपका एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, दैट इज 6,000। ध्यान रखना हमेशा, हमेशा याद रखना। नॉर्मल लॉस में कभी भी लोडिंग निकाल के अमाउंट मत लिखना, जितना अमाउंट रहेगा नॉर्मल लॉस का पूरा हमें एडजस्ट करना है। अब इसे क्लोज करो, बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, ज्यादा क्रेडिट में ही है। 20,000 प्लस 66,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 94। 94 यहाँ पर भी, 94 यहाँ पर भी, माइनस 18,000 माइनस 6,000, सॉरी, ये आ गया 70,000। कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चलो, अब प्रॉफिट लॉस आ गया। प्रॉफिट लॉस तो जो हमारा इधर डेबिट पे दिख रहा है, यहाँ क्रेडिट लिख दो पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ब्रांच, ये होना इधर ही, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ बोलो हाँ 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 सर, हाँ सर। ओके, 70 आ गया। अब इसमें जो जो कंटेंट पेंडिंग है सर, बैडेड लिख दिया था हमने। फिर कुछ एक्सपेंसेस पे किया था ना, कैश एंड बैंक। देखो कैश एंड बैंक में कौन पड़ जाएगा, लिखा नहीं है। देखो यहाँ पे था ना, एक्सपेंडिचर पेड बाय एचओ, तो ब्रांच का एक्सपेंडिचर हुआ ना तुम करके, यहाँ पे दिखना चाहिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस कितने का? 10,000 का था ना। और कुछ चीजें आई थिंक नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ दिखने नहीं बजाय। बट प्रॉफिट लॉस को सबसे लास्ट में क्लोज करना, ध्यान रखना, इसको हमेशा लास्ट में क्लोज करो, हमेशा लास्ट में, ये ध्यान रखना। अब इससे पहले काम डेटस क्लोज कर देते, लेकिन डेटस दिख रहा है हमारे पास। देखो कितना, क्या कुछ बच रहा है क्या? वैसे तो टैली होना चाहिए, फिर भी चेक कर लो एक बार। 1,58,000 प्लस 36,000, 1,94,000 डेबिट आ रहा है, क्रेडिट भी उतना ही आना चाहिए, या कुछ बैलेंस रहेगा तो आ सकता है। फिर देखते, 6,000, हाँ नहीं आना नहीं चाहिए वैसे। लेट्स सी, 6,400। ये 160 क्या है? ओ, यार देखा, कैश रेमिटेड टू एचओ, मुझे लगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, वही बोला ये कैसा है अभी। हाँ तो मतलब ये तुम्हारा इधर बैलेंस फिगर आने वाला है। भूख लगा है, ऐसे गलती ज्यादा हो रही है। 36,000 प्लस 1,58,000, 194 है, माइनस 6,000 माइनस 400 माइनस 60,000, 1,27,600, ये तुम्हारा आ गया इधर बैलेंस एंड फिगर। ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजें गलती हो सकती है, बट आपसे नहीं होनी चाहिए। मेरा काम हो गया, आपका बाकी है। तो 127,600 सर, ये कैश एंड बैंक का पार्ट है, तो कहाँ चले जाएगा? कैश एंड बैंक में चले जाएगा सर, बरोबर है क्या? यहाँ पे आ जाएगा ये
टू डेटर्स 1,27,600। अब इसका एक चीज बाकी जो अभी देखा हमने 160 हमने एचओ को पे किया है ना, तो एंट्री क्या होगा, एचओ टू कैश बैंक, तो क्रेडिट में आना चाहिए। कितना पेमेंट था वो क्वेश्चन में देखो मालूम पड़ जाएगा। पेमेंट टू एचओ 160 का था, जो मैं गलती से डेटर्स में लिखा था कलेक्शन 160। डन। अगर कैश एंड बैंक टैली हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो बैलेंस आएगा वो एक्सपेंडिचर पेड होकर दिखेगा। तो 10,000 प्लस 54,000 प्लस 1,27,600, और डेबिट टोटल है 1,91,600, माइनस करो 1,60,000 माइनस 12,000। हो देखो आगे डिफरेंस 19,600 का ब्रांच ने एक्सपेंडिचर किया है और भी, तो ये बाय एक्सपेंसेस बोल के एक्सपेंडिचर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेगा। ये देखो इसमें कहा कि हमेशा लास्ट में ड्रॉ करो, इसको हमेशा लास्ट में टैली करो। 19,600 टू ब्रांच एक्सपेंसेस शो करेगा। तो ऊपर एक्सपेंस है वो अलग है, ये अलग है। वो एक्सपेंडिचर एचओ ने पे किया था, ये एक्सपेंडिचर ब्रांच ने खुद पे किया है, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस को, और नेट प्रॉफिट निकाल लो। ये 70,000 लेस करना जरा, 70 माइनस 400 माइनस 10,000 माइनस 19,600, 40,000। ये आ गया 40,000 टू, ये जो भी रहेगा हमारा जनरल प्रॉफिट लॉस चले जाएगा, ठीक है। वो जनरल प्रॉफिट लॉस या टू ब्रांच प्रॉफिट लॉस भी बोल सकते हो, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अगला सम भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक ट्रिक है। क्या वो, आई थिंक लिस्ट पे वाला क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अगला क्वेश्चन तो, बट उससे पहले ये क्वेश्चन ढंग से कर लो, हर एक कंटेंट ढंग से लिखो। ये सब छोटी मोटी गलतियां हुई हमारे सम में, बट होप तो ये सब सीखोगे और आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन 4, ब्रांच स्टॉक, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे चीजें प्रॉपरली करो। अगर मान लो 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, थोड़ा छोटा सा कंटेंट रहेगा, मतलब थोड़ा कंटेंट कम कर देंगे, या फिर वो पूछेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, होता है कभी कभी। यहाँ पे सब कुछ दिया है पर प्रैक्टिस पर्पस, बट एग्जाम में 7 मार्क के लिए इतना सारा कोई नहीं पूछता, तो टेंशन मत लो, इतना सारा 7 मार्क के लिए नहीं पूछेगा। डन। तो हमने पूरा क्वेश्चन खत्म किया। मिलेंगे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, यस सर, 5 अगले क्वेश्चन 5th वन पे। तो पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।